डेटा साइंटिस्ट बनना है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि क्लैरिटी ही नहीं है कि शुरू कहां से करें और कौन सा रोड मैप फॉलो करें। इंटरनेट पे इतना ज्यादा कंटेंट है कि बिगिनर कंफ्यूज हो जाता है कि सबसे पहले प्रोग्रामिंग पे फोकस करें, सबसे पहले पाइथन पे फोकस करें या मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स पे, सबसे पहले मशीन लर्निंग पे फोकस करें या डायरेक्टली प्रोजेक्ट्स को उठाएं। और ये कंफ्यूजन काफी ज्यादा जेन्युइन है क्योंकि इस वक्त डेटा साइंस एआई की डिमांड काफी ज्यादा है। इंडिया में एआई और डेटा साइंस रोल्स में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। 2025 में एआई एमएल रोल्स में 36% तक का ग्रोथ देखने को मिल रहा है और यही ग्रोथ 2027 तक 2.3 मिलियन रोल से ज्यादा एआई में रोल जॉब ओपनिंग की प्रोबेबिलिटी बन सकते हैं। हर साल हजारों जॉब्स ओपन हो रही है, बट ऑन द सेम टाइम स्किल्ड लोग काफी ज्यादा कम हैं। तो अगर आप भी डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो, आप भी डेटा साइंस में कैरियर बनाना चाहते हो, लेकिन डायरेक्शन क्लियर नहीं है, तो ये वीडियो आप सबके लिए होने वाली है। यहाँ पे हम एक डिटेल्ड रोड मैप डिस्कस करेंगे। इसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि 2025 के हिसाब से डेटा साइंस कैसे सीखना है, डेटा साइंस कैसे सीखना चाहिए, क्या पहले आता है, क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के थ्रू प्रॉपर एक्सपर्ट बन सकते हैं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल जर्नी होगी। मैं हूं अजफर रशीद और मैं आपका स्वागत करता हूं कॉलेज वाला चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डेटा साइंस एक्चुअल होता क्या है। देखो, डेटा साइंस एक ऐसा फील्ड है जहां हम डेटा को यूज करके इंपॉर्टेंट साइट्स निकालते हैं, पैटर्न्स को समझते हैं और डिसीजन मेकिंग को ऑटोमेट या ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं। ये सब कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मशीन लर्निंग और डोमेन नॉलेज का यूज करके होता है। इसमें डेटा को कलेक्ट करना, क्लीन करना, एनालाइज करना, विजुअलाइज करना और उसी के बेसिस पे फ्यूचर प्रिडिक्शंस बनाना सब कुछ आता है। सबसे पहले यहाँ पे कंफ्यूजन होता है जो मोस्ट ऑफ द बच्चों को होता है, वो ये है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा एनालिस्ट? आर दे सेम? द आंसर इज ऑफ कोर्स नॉट। व्हेन वी टॉक अबाउट डेटा एनालिस्ट का काम मेनली हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज करना होता है। वो टूल्स जैसे एक्सेल, एसक्यूएल, विजुअलाइजेशन टूल्स लाइक पावर बीआई, टैब्ल्यू का यूज करके रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स बनाता है। बट ऑन द सेम टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट डेटा साइंटिस्ट ओवर हियर, डेटा साइंटिस्ट का रोल काफी ज्यादा एडवांस्ड होता है। वो नॉट ओनली डेटा को एनालाइज करता है बल्कि मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाकर प्रिडिक्शंस भी करता है। उसका काम ज्यादा टेक्निकल स्ट्रैटेजिक होता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद हेल्प ऑफ few एग्जांपल्स। अगर आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट पे सेल्स ड्रॉप हो रही है, अगर आपकी वेबसाइट पे सेल्स ड्रॉप हो रही है, तो डेटा एनालिस्ट सेल्स डेटा को एनालाइज करके बताएगा कि किस मंथ में ड्रॉप हुआ, किस रीजन में सेल्स कम हुई। बट ऑन द सेम टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट डेटा साइंटिस्ट, वो प्रिडिक्ट करेगा कि नेक्स्ट क्वार्टर में सेल्स कैसी होगी और सजेस्ट करेगा कि कौन से फैक्टर्स इंप्रूव करने चाहिए यूजिंग प्रिडिक्टिव मॉडलिंग। लेट्स सपोज एक बंदा है जिसका नाम है राहुल और वो स्विगी में एक डेटा एनालिस्ट है। तो जब वो डेटा एनालिस्ट है तो वो देखता है कि किस टीम में सबसे ज्यादा बिरयानी ऑर्डर हो रही है और उसी के हिसाब से वो एक डैशबोर्ड बनाएगा। बट अगर यही राहुल एक डेटा साइंटिस्ट था तो वो प्रिडिक्ट करता है कि अगले हफ्ते में किस एरिया में सबसे ज्यादा बिरयानी डिमांड हो सकती है, सबसे ज्यादा बिरयानी की डिमांड बढ़ने वाली है, ये कौन सा रेस्टोरेंट ज्यादा ऑर्डर्स ले सकता है इन द फ्यूचर, और वो मॉडल बनाता है प्रिडिक्टिव एनालिसिस के लिए। तो ये था डिफरेंस बिटवीन डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा एनालिस्ट। अब चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इन डिटेल व्हाट शुड बी द रोड मैप जो आपको फॉलो करना चाहिए 2025 में इन ऑर्डर टू बिकम अ कंप्लीट डेटा साइंटिस्ट। अगर आप देख पा रहे होंगे, मैंने अपने इसी रोड मैप, डेटा साइंटिस्ट के रोड मैप को 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया है। नंबर फर्स्ट पे जो आता है दैट्स मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल फाउंडेशन। नंबर सेकंड पे जो आता है दैट्स प्रोग्रामिंग एंड मशीन लर्निंग स्किल्स। नंबर थर्ड पे मैंने रखा है एडवांस टॉपिक्स एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। देखो, कई लोग सोचते हैं कि थ्योरेटिकल पार्ट बोरिंग है या डायरेक्टली पाइथन और एमएल पे जंप कर लें, लेकिन ये वही गलती है जो लोग अटक जाते हैं। सो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली जंपिंग टू पाइथन, आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू टू गो एंड मेक योर फाउंडेशन स्ट्रांग। डेटा साइंस सिर्फ कोडिंग नहीं है, ये डेटा को समझने का एक साइंस है और इसी साइंस का बेस बनता है मैथमेटिक्स, आई मीन स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड मैथमेटिकल थिंकिंग। जैसे बिना ग्रामर के लैंग्वेज समझना मुश्किल होता है, वैसे ही बिना स्टैटिस्टिक्स के मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाना या उन्हें इंटरप्रेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल या कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये वो टूल्स हैं जो आपको डेटा के पैटर्न्स दिखाते हैं, रैंडमनेस को क्वांटिफाई करने में मदद करते हैं और बताते हैं कि कोई रिजल्ट मीनिंगफुल या सिर्फ एक कोइंसिडेंस तो नहीं।
तो चलिए देखते हैं कि इसी फाउंडेशन मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिक्स फाउंडेशन में आपको क्या क्या सीखना चाहिए और किस ऑर्डर में। शुरुआत करते हैं लीनियर अलजेब्रा से, जिसमें आता है वेक्टर्स, मैट्रिसेस, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स एटसेट्रा। ये कंसेप्ट्स मेनली डीप लर्निंग और डायमेंशनैलिटी रिडक्शन में यूज होते हैं, जैसे पीसीए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। मैंने एक बंदे की एग्जांपल ली थी, राहुल, जो स्विगी में एक डेटा साइंटिस्ट है। राहुल डिलीवरी टाइम प्रिडिक्ट करने के लिए डेटा यूज करता है, जैसे डिस्टेंस, ट्रैफिक, वेदर। जब डेटा डायमेंशंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो पीसीए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को यूज करके उसको सिंपलीफाई किया जाता है, जिसमें मैट्रिसेस और आइगन वेक्टर्स का काफी ज्यादा यूज होता है। इसी मैथमेटिक्स में दूसरा हमारे पास है कैलकुलस, स्पेशली डिफरेंशिएशन। ये तब काम आता है जब आप मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करते हो यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट। एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जहां कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं एरर मिनिमाइज करने के लिए। राहुल एक मॉडल ट्रेन करता है जो डिलीवरी टाइम प्रिडिक्ट करे, और जब मॉडल गलत प्रिडिक्शंस करता है तो ग्रेडियंट डिसेंट स्टेप बाय स्टेप एरर कम करता है, ताकि जो मेरा मॉडल है वो और स्मार्टर बन जाए। तो यहाँ पे कैलकुलस, डिफरेंशिएशन और ये जो टेक्निक, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। Now the third thing, which is the most important thing inside our mathematics, that's probability, जिसमें आता है बेसिक प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम। ये कंसेप्ट्स प्रिडिक्शन समझाने और अनसर्टेन सिचुएशंस को मॉडल करने के लिए काम आते हैं। मेरा राहुल जो है वो प्रिडिक्ट करता है कि रेनी डे पे बिरयानी ऑर्डर होने के चांसेस कितने हैं, तो वो यही प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट्स, बेस थ्योरम का यूज करता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ। और इसके एंड पे आता है मेरे पास स्टैटिस्टिक्स का डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हमें समझना चाहिए मीन, मीडियन, मोड, रेंज, स्टैंडर्ड डिविएशन, जो आपको बताते हैं कि डेटा को समराइज करने में मदद करते हैं, जो आपको डेटा समराइज करने में काफी हेल्पफुल होते हैं। जो मेरे पास राहुल है वो देखता है पिछले महीने में एवरेज डिलीवरी टाइम क्या था, तो उसके लिए स्टैंडर्ड डिविएशन बताता है कि डिलीवरी टाइम कितना वैरी करता था अक्रॉस डिफरेंट ऑर्डर्स। इसी में हमें एक और चीज सीखनी है, दैट्स इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इसका काम होता है कि कंक्लूजन्स ड्रा करना सिंपली सैंपल डेटा के बेसिस पे। इसमें आता है मेरे पास सैंपलिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, टी टेस्ट्स, पी वैल्यूज। मेरे पास राहुल एक एल्गोरिथम, एक नया डिलीवरी एल्गोरिथम टेस्ट करता है। अब उसे ये देखना है कि नए एल्गोरिथम से डिलीवरी टाइम बेटर हुआ या नहीं, तो वो टी टेस्ट और पी वैल्यू का यूज करता है साइंटिफिक कंक्लूजन्स निकालने के लिए। और मेरे पास मैथमेटिकल में एक और कंसेप्ट हमें देखना चाहिए, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशंस। आपको फेमिलियरिटी होनी चाहिए नॉर्मल, बाइनोमियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से। ये प्रोबेबिलिटी पैटर्न समझने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। तो लेट्स सपोज एक जो राहुल है वो एक मॉडल बनाना चाहता है कि एक आवर में एवरेज ऑर्डर्स कितने आएंगे, तो उसी के लिए मुझे एक डिस्ट्रीब्यूशन एल्गोरिथम लगेगा या डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी लगेगी, या यहाँ पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है जो रियर इवेंट्स को मॉडल करने के लिए मुझे यूज होता है, जैसे ऑर्डर अराइवल्स, राइट। And in the end, we have to understand one very important thing in mathematical, जो बेस है हमारे पास, that's correlation and covariance। ये दोनों बताते हैं कि दो वेरिएबल्स या मल्टीपल वेरिएबल्स आपस में क्या रिलेशनशिप रखते हैं, हाउ आर दे रिलेटेड टू ईच अदर। मेरे पास राहुल देखना चाहता है कि टेम्परेचर बढ़ने से मेरे पास स्विगी में कोल्ड ड्रिंक्स का ऑर्डर कितना बढ़ता है, बढ़ता भी है या नहीं, तो वो कोरिलेशन निकालता है टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप। तो ये सब टॉपिक्स जो मैंने अभी डिस्कस किए, ये मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स फाउंडेशन का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, विच मीन्स ये डेटा साइंस का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले बिफोर यू इवन जंप टू प्रोग्रामिंग, डेफिनेटली स्पेंड एटलीस्ट 2 to 3 months ऑन दीज टॉपिक्स। डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स उठाना है और उनके बेसिस पे ये सारे के सारे कंसेप्ट को काफी स्ट्रॉन्ग करना है। इनका क्लियर अंडरस्टैंडिंग होने से आप रियल वर्ल्ड डेटा प्रॉब्लम्स को कॉन्फिडेंटली हैंडल कर पाओगे और मशीन लर्निंग लेटर ऑन मॉडल्स को पीछे के लॉजिक को डीपली समझ पाओगे। So that's why mathematical and statistical foundation is very important. अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैंने इसी मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल फाउंडेशन में यहाँ पे तीसरा जो पार्ट रखा है, दैट इज फीचर इंजीनियरिंग टेक्निक्स। ये काफी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डेटा साइंस की फील्ड में, जिसपे आपको एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना चाहिए। अब फीचर इंजीनियरिंग क्या है? ये बेसिकली एक सिंपल प्रोसेस है जो डेटा को ऐसे प्रिपेयर करने का है कि वो मेरे
जो आपके मॉडल्स हैं, मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं, उनके लिए यूजफुल हो। आपका डेटा चाहे जितना कॉम्प्लेक्स हो, अगर आपने सही फीचर इंजीनियरिंग की है तो आपके मॉडल्स की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा इंप्रूव हो सकती है। अब इसी फीचर इंजीनियरिंग में जो सबसे पहली चीज जिसको आप पढ़ोगे, दैट इज डेटा स्केलिंग एंड नॉर्मलाइजेशन। देखो, जब हम एक मॉडल को ट्रेन करते हैं हमें डेटा यूज होता है, और डेटा में मेरे पास डिफरेंट फीचर्स होते हैं। जब आपके डेटा में फीचर्स का रेंज काफी ज्यादा डिफरेंट होता है, जैसे मे बी एक फीचर का रेंज है 0 to 1000 तक, ऑन द सेम टाइम मे बी दूसरे फीचर का रेंज है 0 to 1, तो काफी डिफरेंट रेंज है, काफी डिफरेंट है, तो ये मॉडल के लिए काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसीलिए हम फीचर्स को मे बी स्केल करते हैं ताकि फीचर्स एक कॉमन रेंज में आए और मॉडल को ज्यादा आसानी हो ताकि इसी डेटा को समझ सके। अब मेरे पास डेटा स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन में कुछ टेक्निक्स हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। नंबर 1 इज स्टैंडर्ड स्केलर। ये मे बी इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स सिंपल, लाइक ये मीन को 0 और स्टैंडर्ड वेरिएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन को 1 बनाता है। अनदर टेक्निक जो आपको सीखनी चाहिए, दैट्स मिन मैक्स स्केलर ओवर द ईयर। लेट्स टेक ए सिंपल एग्जांपल। मेरे पास राहुल है, वो एक डिलीवरी टाइम प्रिडिक्ट कर रहा है, तो वो डिफरेंट फीचर्स इसमें यूज कर सकते हैं। मे बी वन ऑफ द फीचर इज रेस्टोरेंट डिस्टेंस, अनदर फीचर इज ट्रैफिक, अनदर फीचर इज वेदर। तो जैसे ये फीचर्स हैं उनको स्केल करेगा ताकि ये सब एक कॉमन स्केल पर आ जाए और मॉडल उन्हें इफिशिएंटली प्रोसेस कर सके। तो ये है मेरे पास डेटा स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन जो आपको सबसे पहली पढ़नी चाहिए फीचर इंजीनियरिंग में। उसके बाद दूसरा आता है मेरे पास इनकोडिंग कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। देखो, जब मैं मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाता हूं ना, मुझे पता है मशीन लर्निंग मॉडल्स न्यूमेरिकल डेटा ही समझ में आता है, उनको न्यूमेरिकल डेटा ही समझ में आता है। जब आपके पास कैटेगोरिकल डेटा हो, मे बी मैं स्विगी में मेरे पास एक डेटा है दैट्स रेस्टोरेंट टाइप और ऑर्डर कैटेगरी, तो उन्हें एक न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि मशीन लर्निंग मॉडल्स को समझ आ सके। तो ये जो कन्वर्जन है, इसी को हम इनकोडिंग के थ्रू करते हैं। इसमें डिफरेंट टेक्निक्स हैं। वन हॉट इनकोडिंग है, लेबल इनकोडिंग है, टारगेट इनकोडिंग है। सो गो देयर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग। अब तीसरा जो मेरे पास फीचर इंजीनियरिंग में जो मुझे पढ़ना चाहिए, दैट्स कोरिलेशन एंड रिडंडेंसी चेक। देखो, जब हम डेटा के बारे में बात करते हैं, डेटा में रिडंडेंसी होने का मतलब यह है कि मेरे पास डेटा में ऐसे कुछ फीचर्स हैं जो एक ही चीज को रिपीट कर रहे होते हैं। अगर आपका डेटा में बहुत ज्यादा कोरिलेटेड फीचर्स हैं तो आपका मॉडल ओवरफिटिंग कर सकता है। देयर आर टू कांसेप्ट्स दैट वी डिस्कस, ओवरफिटिंग, अंडरफिटिंग, आप वो पढ़ लेना। जब ये ओवरफिटिंग कर लेता है वो ऑफ कोर्स मेरे मॉडल के लिए अच्छी बात नहीं है, तो इसीलिए हम कोरिलेशन चेक करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि कौन से फीचर एक दूसरे के साथ ज्यादा रिलेटेड है और उन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसमें डिफरेंट टेक्निक्स हम पढ़ सकते हैं। नंबर 1 इज पियर्सन कोरिलेशन, नंबर 2 इज हीट मैप्स, नंबर 3 इज वेरिएंस थ्रेशोल्डिंग, राइट। लेट्स सपोज जब राहुल जो मेरे पास है वो डिलीवरी टाइम का एनालिसिस कर रहा है, तो वो कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाता है ताकि वो समझ सके कि किस फीचर का डिलीवरी टाइम पे ज्यादा इंपैक्ट है और किस फीचर को ड्रॉप किया जा सकता है। तो दिस इज थर्ड थिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स कोरिलेशन एंड रिडंडेंसी चेक। अब मेरे पास फीचर इंजीनियरिंग में फोर्थ थिंग है जो काफी इंपॉर्टेंट है एंड जो इंटरव्यू में भी काफी ज्यादा पूछा जाता है, दैट इज डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। जब डेटा बहुत ज्यादा फीचर से बड़ा होता है तो मशीन लर्निंग मॉडल को हैंडल करना मुश्किल हो सकता है। तो डायमेंशनैलिटी रिडक्शन टेक्निक क्या करता है, जैसे मेरे पास पीसीए है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, मेरे पास एक और टेक्निक है एलडीए, वी हैव लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, वी हैव अनदर टेक्निक ओवर देयर कॉल्ड एज टीएसएनई। तो ये जो सारी टेक्निक्स मेरे पास है, ये क्या करते हैं, इनका यूज करके हम करते हैं अपने डेटा को मेरे पास रिड्यूस किया जाता है विदाउट लूजिंग एनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो इसमें आप 3 चीजें पढ़ेंगे, एज आई सेड पीसीए, एलडीए एंड टीएसएनई। अब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग की। प्रोग्रामिंग की बात करते हैं क्योंकि पहला जो मेरे पास ब्रांच है, वी हैव कंप्लीटली अंडरस्टूड दैट एंड डिस्कस्ड इट। एंड एज आई सेड ऑन दिस ब्रांच यू शुड डेफिनेटली, अगर आप अभी कॉलेज में हो तो इस पे एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड करो, 3 से 4 महीने, इंक्लूडिंग फीचर इंजीनियरिंग। जब ये सारे के सारे बेस फाउंडेशन डेटा साइंस का, एंड आई कैन गारंटी, अगर आपको ये बेस फाउंडेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग हुई, रेस्ट ऑफ द डेटा साइंस मशीन लर्निंग विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू। लेकिन जिसको ये बेस फाउंडेशन वीक है,
वो शायद प्रोग्रामिंग को तो समझ पाएगा, लेकिन इवेंचुअली वो जो मेन कॉन्सेप्ट्स है मशीन लर्निंग के, डेटा साइंस के, वो उनको प्रॉपर्ली समझ और ग्रास्प नहीं कर पाएगा। सो स्पेंड अ गुड टाइम ऑन मैथमेटिकल फाउंडेशन, स्टैटिस्टिक्स, जो पूरे डेटा साइंस का एक बेस फाउंडेशन है, जिसपे यूजुअली काफी ज्यादा लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, बट आई हैव सीन इट अपने एक्सपीरियंस से, ये जो ब्रांच ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले मेरी सजेशन यही है कि इसी पे अपना टाइम स्पेंड करो। अब चलते हैं, अब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग की। देखो, एक डेटा साइंटिस्ट के लिए बहुत ही जरूरी स्किल है प्रोग्रामिंग। इस फील्ड में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज है, वी ऑल नो दैट्स पाइथन, राइट? क्यों? क्योंकि पाइथन की फ्लेक्सिबिलिटी और सिंपलिसिटी की वजह से ये डेटा साइंस में काफी ज्यादा पॉपुलर एक चॉइस है। अब पाइथन क्या है पहले समझते हैं। सिंपल, पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑफ कोर्स इन दी कॉलेज वाला चैनल यू कैन सी वन शॉट वीडियो ऑन पाइथन, आप वो देख लेना। सबसे पहली चीज जो काफी ज्यादा लोग, काफी ज्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं, दे डायरेक्टली ट्राई टू यूज पाइथन विद रिस्पेक्ट टू मशीन लर्निंग। डोंट डू दैट। पहले अपने पाइथन के जो बेसिक कंसेप्ट है उसको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो। जो मेरी पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको यूज करके मैं काफी इफिशिएंट तरीके से डेटा एनालाइज कर सकता हूं, इसमें हेल्प करती है। लेकिन पहले मैं इसका बेसिक सिंटेक्स, बेसिक कंसेप्ट्स जैसे वेरिएबल्स हैं, लूप्स हैं, फंक्शंस हैं, ऊप्स हैं, ये मुझे बाद में काफी ज्यादा डेटा साइंस के कोडिंग टास्क्स के रिलेटेड काफी मदद करता है, उनको हैंडल करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो सबसे पहली चीज आप स्पेंड करोगे पाइथन, कि पाइथन खुद क्या है, उसका सिंटेक्स क्या है। तो बेसिक पाइथन को आप क्लियर करोगे। वेरिएबल्स, आप डेटा स्टोर करते हो, लाइक नंबर्स, टेक्स्ट, लूप्स, डेटा के ऊपर में भी कुछ ऑपरेशंस, फंक्शन सिंपली रियूजेबल ब्लॉक्स ऑफ कोड या जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे हम डेटा और फंक्शंस को एक साथ ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये वाली चीज आप डेफिनेटली यूज करोगे। तो जब आपने अपने आप को काफी स्ट्रॉन्ग किया पाइथन के बेसिक सिंटेक्स से, उसके बाद आप सीखोगे डिफरेंट लाइब्रेरीज। अब ऐसा भी नहीं करना कि डायरेक्टली लाइब्रेरीज पे जंप करना, नहीं। हर किसी लाइब्रेरी जो हम पढ़ते हैं डेटा साइंस में, पाइथन में डेटा साइंस के रिलेटेड, उनका अपना एक टाइम होता है, अपना एक फेज होता है। मेरे पास डिफरेंट लाइब्रेरीज है। पांडाज है। पांडाज सिंपली डेटा फ्रेम्स के साथ काम करने के लिए यूज होता है। ये आपको डेटा क्लीनिंग में भी यूज होता है, जो हम बाद में देखेंगे, मैनिपुलेशन, एनालिसिस में हेल्प करता है। दूसरी जो लाइब्रेरी हम पढ़ते हैं, दैट्स नमपाई। व्हाट्स नमपाई? नमपाई एक ऐसी लाइब्रेरी है जो हमें आनी चाहिए, जिसको यूज करके हम एरे के साथ यूज करते हैं कि एरेज के साथ काम करने के लिए मुझे नमपाई सीखना है। जो मेरे पास लार्ज डेटा सेट्स हैं, उन लार्ज डेटा सेट्स को इफिशिएंटली प्रोसेस करने के लिए जो हेल्पफुल होती है वो है नमपाई। तीसरी जो मेरे पास है मैटप्लॉटलिब। आई हैव सीबॉर्न, जो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए मेरे पास यूज होता है। ये आपको चार्ट्स और ग्राफ्स बनाने में हेल्प करता है, जो इनसाइट्स को समझने और कम्युनिकेट करने में काफी ज्यादा यूज होता है, और मेरे लिए ये जो सारी प्रोसेस है उसको काफी आसान करता है। सो एज ए सेड, फर्स्ट पे अटेंशन ऑन व्हाट पाइथन इज। डोंट गो टू लाइब्रेरीज डायरेक्टली। जब आप उसके बाद डेटा साइंस पे काम करोगे, डेटा के साथ काम करोगे, ऑटोमेटिकली जब आप डेटा के साथ काम करोगे आपको एक यूज पड़ेगी कि ओके, यहाँ पे मुझे नमपाई यूज करना है, यहाँ पे मुझे मैटप्लॉटलिब यूज करना है, यहाँ पे मुझे सीबॉर्न यूज करना है, यहाँ पे मुझे पैंडास यूज करना है। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ट्राई टू लर्न दीज पर्टिकुलर लैंग्वेजेस। अब यहाँ पे जब आपने पाइथन सीखा, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आप पढ़ सकते हो, मेरी सजेशन होगी कि नहीं पढ़ो। जब आप पाइथन पढ़ रहे हो तो पाइथन पे फोकस करो। हाँ, once you are a little bit experienced in data science, and after that go for R. R एक पावरफुल टूल है जो स्टैटिस्टिक्स और डेटा विजुअलाइजेशन के लिए ही स्पेसिफिकली बनाई गई है, डिजाइन की गई है। तो जब आपका फोकस डेटा विजुअलाइजेशन, स्टैटिस्टिक्स मेनली है, तो आप आर सीखोगे। अगर आपका काम काफी हैवीली स्टैटिस्टिकल है, जैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग है या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, तो आप उस टाइम पे आर यूज करोगे, क्योंकि आर आपके लिए सबसे बढ़िया यूजफुल हो सकता है। बट एज आई सेड, इट्स ऑप्शनल। डोंट गो फॉर आर इनिशियली, लर्न पाइथन। उसके बाद एज ए सेड, काफी टाइम के बाद आप आर पढ़ सकते हो। इसी प्रोग्रामिंग में मैंने तीसरे पे रखा है एसक्यूएल। डेटा साइंस में जब हम बात करते हैं, इसमें पहला वर्ड है डेटा। तो डेटा साइंस में आपको डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए और डेटा बेसिस से इंटरैक्ट करने के लिए मुझे चाहिए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो एसक्यूएल आपको डेटा को क्वेरी करने में काफी ज्यादा मदद करता है, स्पेशली जब डेटा बहुत बड़ा।
तो इसमें मेरे पास एज आई सेड फर्स्ट फोकस ऑन सिंटेक्स कि एसक्यूएल को हम कैसे यूज करेंगे, सिंपली अंडरस्टैंड लॉजिकल ऑपरेटर्स, क्वेरीज, अंडरस्टैंड जॉइंस, अंडरस्टैंड एग्रीगेटर्स, ग्रुप बाय क्लॉजेस, हैविंग क्लॉज, उन सबको पहले पढ़ो, उनसे एक सिंपल डेटाबेस पे ऑपरेशंस करो, उनको सीखो एंड देन थिंक अबाउट एसक्यूएल, सॉरी थिंक अबाउट डेटा साइंस। पहले एसक्यूएल ऑन इट्स ओन इंडिपेंडेंट लेवल पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो। उसके बाद फोर्थ नंबर पे मैंने रखा है नो सीक्वल। देखो जब हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्ड ना हो या जो डेटा है वो काफी ज्यादा वॉल्यूम में हो, तब इन दैट पर्टिकुलर केस तब आप नो सीक्वल डेटाबेसेस का यूज कर सकते हो। ये स्पेसिफिकली उन केसेस में यूजफुल हो जाता है जहां पे रिलेशनल डेटाबेसेस इफिशिएंट ना हो, एंड वी नो व्हाट रिलेशनल डेटाबेस इज, राइट। उसके बाद जब आपने ये चारों ऑफ कोर्स पढ़े तो इसका मतलब है आपको प्रोग्रामिंग पे काफी ज्यादा होल्ड आ गया। हाँ, आप पाइथन को यूज करोगे, जुपिटर नोटबुक इज अ टूल विच यू विल यूज, तो आपको जुपिटर नोटबुक काफी अच्छे से आना चाहिए, गूगल कोलैब आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। जब हम डेटा साइंस में डे टू डे एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं तो उसके लिए मुझे जुपिटर नोटबुक चाहिए, तो उसको आप अच्छे से सीख लो, इंस्टॉल करो, प्रॉपर्ली चलाओ, जिस भी तरीके से चलाना है चलाओ। और उसके साथ साथ गूगल कोलैब बहुत ही प्यारा टूल है, बहुत ही पॉपुलर टूल है। ये टूल आपको कोड लिखना, उसको आउटपुट देखना और नोट्स मेंटेन के लिए काफी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो ये दो टूल्स काफी अच्छे तरीके से सीखो। अब इससे क्या होगा, इससे हमारे पास प्रोग्रामिंग काफी ज्यादा स्ट्रांग होगी और प्रोग्रामिंग डेटा साइंटिस्ट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। तो ये तो था एक ओवरव्यू प्रोग्रामिंग का, टूल्स का, जो एक डेटा साइंटिस्ट को आनी चाहिए, पाइथन से लेकर एसक्यूएल तक। इन सब टूल्स को यूज आपको अपने डेटा को इफिशिएंटली हैंडल और मॉडल बनाने, बिल्डिंग बनाने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट स्टेप के बारे में, जो है डेटा को क्लीन और रेडी करना, और उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, डेटा प्री प्रोसेसिंग, और उसके बाद डेटा विजुअलाइजेशन और उनके टूल्स। अगर आपके डेटा में एरर्स हैं, अगर आपके डेटा में मिसिंग वैल्यूज हैं या आउटलायर्स हैं, तो आपका मॉडल गलत प्रिडिक्शन दे सकता है। तो मशीन लर्निंग और प्रोग्रामिंग के बीच में आप पहले ये वाली चीज सीखो, दैट इज माई डेटा प्री प्रोसेसिंग। इसमें सबसे पहली चीज जो आपको सीखनी चाहिए जो है डेटा क्लीनिंग। एंड बिफोर दैट आई मिस वन पॉइंट विच इज प्रोग्रामिंग एसक्यूएल, नो एसक्यूएल या आर जो ऑप्शनल है, आप इस पे एटलीस्ट स्पेंड 2 to 3 months ऑफ टाइम। सो मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल फाउंडेशन के लिए ऑलमोस्ट 2 to 3 months, एंड सिमिलरली 2 to 3 months फॉर प्रोग्रामिंग एंड सीक्वल डेटाबेस एज वेल। क्रिएट फ्यू प्रोजेक्ट्स इन पाइथन, सिंपल प्रोजेक्ट्स बट जो यूजफुल हो, जो आपको डेटा साइंस में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्प कर सके। अब चलते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग की तरफ वापस। इसमें जो सबसे पहला फोकस आप डालोगे दैट इज डेटा क्लीनिंग। अब समझते हैं डेटा क्लीनिंग का मतलब क्या है। डेटा क्लीनिंग का मतलब है आपका जो डेटा है वो उसको इस तरह से प्रिपेयर करना कि वो मशीन लर्निंग मॉडल्स के लिए सूटेबल हो। ये प्रोसेस जो है ये इंक्लूड करता है मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना, डुप्लीकेट्स को मे बी रिमूव करना और इनकंसिस्टेंट डेटा एंट्रीज को फिक्स करना। मिसिंग डेटा क्या है? अगर आपके पास डेटा मिसिंग हो तो उसको हैंडल करना जरूरी है ना, तो उसके लिए आप मीन यूज कर सकते हो, मीडियन यूज कर सकते हो या मोड यूज कर सकते हो, जिससे आप ये डेटा जो मिसिंग डेटा उसको फिल कर सकते हो। आया मैथमेटिक्स? तो डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा क्लीनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैथमेटिक्स, इसीलिए मैथमेटिक्स सबसे पहले आनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरा मेरे पास डुप्लीकेट्स। अगर आपका डेटा सेट में डुप्लीकेट्स रोज हैं तो उन्हें रिमूव करना पड़ता है ताकि आपकी मॉडल की परफॉर्मेंस पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना हो। तीसरा है इनकंसिस्टेंट डेटा, डेटा क्लीनिंग में कभी कभी डेटा में मेरे पास टाइपोज होते हैं, इनकंसिस्टेंट फॉर्मेट्स होते हैं, तो ये एरर्स को फिक्स करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मेरे पास डेटा क्लीनिंग का काफी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये टेक्निक्स आनी चाहिए कैसे हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, एक कंसेप्ट होना चाहिए। उसके बाद है दूसरा आउटलायर डिटेक्शन। व्हाट इज आउटलायर्स मीन? फर्स्ट ऑफ ऑल, आउटलायर्स वो वैल्यूज होते हैं जो आपके डेटा से काफी हटके होते हैं। आपका डेटा है उससे कुछ डेटा जो काफी हटके हैं, ये एक्सट्रीम वैल्यूज मॉडल की एक्यूरेसी को डिस्टर्ब कर सकते हैं, उन पे इफेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए इनको डिटेक्ट करना और ट्रीट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मल्टीपल टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो, IQR, इंटरक्वार्टाइल रेंज, वी हैव Z-score, आप Z-score को यूज कर सकते हो। विजुअलाइजेशन, we can use box plots over there, scatter plots,
का यूज करके भी आप आउटलायर्स को विजुअली डिटेक्ट कर सकते हो। तो ये तो है दो चीजें, पहले था डेटा क्लीनिंग, दूसरा था आउटलायर डिटेक्शन। इसी में जो मेरे पास प्री प्रोसेसिंग है, इसमें तीसरी चीज है विजुअलाइजेशन टूल्स। देखो विजुअलाइजेशन डेटा का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डेटा साइंस में। डेटा विजुअलाइजेशन आपको अपने डेटा को समझने और इनसाइट्स को प्रेजेंट करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। विजुअल्स की मदद से, विजुअल्स की हेल्प से आप अपनी फाइंडिंग्स को अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो। तो कुछ पॉपुलर विजुअलाइजेशन टूल्स हैं जो आपको अपनी स्टोरी बताने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। मैटप्लॉटलिब, राइट, नंबर 1 लाइब्रेरी। ये बेसिक चार्ट्स बनाने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये बेसिक चार्ट्स बनाने के लिए बेस्ट है। लाइन प्लॉट्स हैं इसमें, बार चार्ट्स हैं इसमें, हिस्टोग्राम्स, दैट्स व्हाट मैटप्लॉटलिब विल डू। दूसरा मेरे पास इसमें सीबॉर्न लाइब्रेरी, ये मैटप्लॉटलिब को ही एक्सटेंड करता है और आपको मोर सोफिस्टिकेटेड विजुअल्स बनाने में मदद करता है, जैसे हीट मैप्स या पियर प्लॉट्स, राइट। और उसके बाद तीसरा जो टूल आपको आना चाहिए डेटा विजुअलाइजेशन में, दैट्स प्लॉटलिब। ये इंटरैक्टिव चार्ट्स बनाता है। ये इंटरैक्टिव चार्ट्स बनाने के लिए काफी ज्यादा यूज होता है, जिसे आप इजीली अपने इस पूरे डैशबोर्ड में एम्बेड कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो, राइट। हेल्थ केयर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टूल्स हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास हेल्थ केयर में डेटा एनालाइज कर रहा, जिसमें पेशेंट डेमोग्राफिक्स हैं, अवर जो ट्रीटमेंट्स हैं उनका जो आउटकम है वो डेटा है। तो वो मैटप्लॉटलिब यूज करेगा एज वाइज में भी सर्वाइवल रेट को शो करने के लिए। अगर वो ट्रेंड्स को विजुअली रिप्रेजेंट करना चाहता है तो उस केस में मैं प्लॉटलिब को यूज करके ग्राफ्स इंटरैक्टिव बनाऊंगा और उससे क्या होगा, डॉक्टर्स उससे इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये जो विजुअलाइजेशन है, दिस विजुअलाइजेशन इज टू इंपॉर्टेंट, ओके। अब इसमें मेरे पास मैंने फोर्थ पे रखा है बीआई टूल्स। ऑलरेडी इट्स ऑप्शनल, ठीक है ना। इनिशियली पहले फेज में ये काफी ज्यादा ऑप्शनल है। दिस इज फॉर डैशबोर्ड्स, अगेन विजुअलाइजेशन। ये डैशबोर्ड्स और रिपोर्ट्स के लिए मैंने यहां पे रखा है चौथा स्टेप, जो आप अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ो, इनिशियली नहीं पढ़ना चाहो तो नहीं पढ़ो। तो जो मेरे पास डेटा विजुअलाइजेशन है, उसका एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स के हिसाब से, और वो मेरे पास है डैशबोर्ड्स और रिपोर्ट्स को यूज करना। उसी के लिए मैंने यहाँ पे चौथा जो रखा है बिजनेस इनसाइट्स को इजीली प्रेजेंट करने के लिए, वो है बीआई टूल्स। इसमें मेरे पास पावर बीआई है, उसमें मेरे पास टैब्ल्यू है और भी सारे टूल्स हैं। तो ये है मेरे पास डेटा प्री प्रोसेसिंग और विजुअलाइजेशन का एक ओवरव्यू। अगर आपको अपना डेटा को क्लीन करना है या आप अपने डेटा को क्लीन नहीं करते हो और विजुअलाइज नहीं करते हो, तो आप अपने इनसाइट्स को नहीं निकाल पाओगे। तो डेटा को प्री प्रोसेस करना और उसको विजुअलाइज करना बहुत ही जरूरी है। अगला स्टेप है मशीन लर्निंग। देखो अभी तक अगर आपने ये रोड मैप प्रॉपरली फॉलो किया होगा, आपका जो मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिकल, फीचर इंजीनियरिंग है और प्रोग्रामिंग के जो कंसेप्ट्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गए होंगे। और नॉट ओनली दैट, आपने डेटा प्री प्रोसेसिंग और विजुअलाइजेशन के टूल्स भी सीखे होंगे कि किस तरीके से हम प्रोग्रामिंग को यूज करके वो सारी चीजें कर सकते हैं। अब जो हमारा अगला स्टेप, सारे कंसेप्ट्स को यूज करके अपने मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करना, जिसमें आप इसी प्री प्रोसेस डेटा को यूज करेंगे। और ये जो मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, ये डेटा साइंस का हार्ट है। और यहां पे इस पॉइंट पे काफी सारे स्टूडेंट्स हार मान जाते हैं, लेकिन आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू कि अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाओगे, रोड मैप फॉलो करोगे और प्रॉपर टूल्स को यूज करोगे, डेफिनेटली दिस इज अ पीस ऑफ केक और आपको काफी ज्यादा मजा आएगा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को सीखने में। तो ये जो डेटा साइंस का हार्ट है, जहां हम एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं ताकि हम अपने डेटा से मीनिंगफुल इनसाइट्स एक्सट्रैक्ट कर सकें, और नॉट ओनली दैट, उसी बेसिस पे हम प्रिडिक्शंस कर सकें या उसी बेसिस पे हम अपने डिसीजंस जो है उनको ऑटोमेट कर सकें। इसमें सबसे पहला जो लर्निंग टेक्निक मैंने रखा है, दैट सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड जो सबसे पहली चीज है, इसमें हम लेबल डेटा यूज करते हैं, जिसमें इनपुट और आउटपुट दोनों दिए होते हैं। एल्गोरिथम को इस तरीके से ट्रेन करते हैं ताकि वो जब हम उसको नया डेटा दें, उसको प्रिडिक्ट कर सके बेस्ड ऑन द लेबल डेटा। अब इसमें डिफरेंट एल्गोरिथम्स आपको देखने चाहिए। वन ऑफ देम इज रेग्रेशन। अगर आपका कंटिन्यूअस आउटपुट प्रिडिक्ट करने का यहाँ पे इंटेंशन है, अगर आपको कंटिन्यूअस आउटपुट प्रिडिक्ट करना हो, जैसे सेल्स का अमाउंट या किसी प्रोडक्ट का प्राइस, तो रेग्रेशन एल्गोरिथम्स यूज होते हैं, तो इसको पढ़ो। उसके बाद आप पढ़ना चाहिए क्लासिफिकेशन,
जब आपको कैटेगोरिकल, जब आपको कैटेगरीज में क्लासिफाई करने हो, जैसे ईमेल को स्पैम या नॉट स्पैम क्लासिफाई करना हो, या कस्टमर को लॉयल या नॉट लॉयल या चोरन कैटेगरी में डालना हो, तो उस केस में मेरे पास क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स आते हैं। तो सुपरवाइज लर्निंग में एटलीस्ट इन दो को आप अच्छे से पढ़ोगे, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। मेरे पास राहुल है, उसको एक कस्टमर रिव्यू है, अब उसको क्लासिफाई करना है कि मैं ये इस रिव्यू को पॉजिटिव में डालूंगा कि नेगेटिव में डालूंगा। तो वहां पे सिंपली सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम्स को यूज करेगा, राइट। अब इसी कैटेगरी में मैंने दूसरा जो डाला है वो है अनसुपरवाइज लर्निंग। बात करते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग की, जिसमें हम लेबल डेटा का यूज बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ये एल्गोरिथम्स डेटा जो मेरे पास है उसके हिडन पैटर्न्स या स्ट्रक्चर्स या सिमिलैरिटीज को आइडेंटिफाई करता है और उसके बेसिस पे फिर क्लस्टरिंग होती है या डायमेंशनैलिटी रिडक्शन होता है। इसमें जो एल्गोरिथम्स आप पढ़ोगे, नंबर 1 विल बी क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग एल्गोरिथम क्या करते हैं, उसको यूज हम तब करते हैं जब हम डेटा को नेचुरली ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहते हैं, जैसे कस्टमर सिगमेंटेशन। मे बी मुझे अपने कस्टमर्स जो है उनको सिगमेंट करना है बेस्ड ऑन द ऑर्डर हिस्ट्री, बेस्ड ऑन द फीडबैक और व्हाटएवर रेटिंग्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उस केस में मेरे पास क्लस्टरिंग में के मींस क्लस्टरिंग यूज कर सकते हैं ताकि वो कस्टमर्स को डिफरेंट बिहेवियर्स में डिवाइड कर सके। मेरे पास अनसुपरवाइज लर्निंग में डायमेंशनलिटी रिडक्शन आता है, जब मेरे पास डेटा बहुत हाई डायमेंशनल होता है। इसके बारे में हमने इससे पहले भी बात की है, तो उसी सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो वहां पे हम पीसीए यूज करेंगे या टीएसएनई यूज करेंगे। तो इन्हीं टेक्निक्स का यूज होता है डायमेंशनलिटी रिडक्शन में। जब आपने ये एल्गोरिथम्स पढ़े, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, उसके बाद एक मॉडल ट्रेन हो गया होगा, एक मॉडल बन गया होगा। अब उसी मॉडल को इवॉल्वेट करना है। तो यहां पे मैंने दूसरा जो रखा है, दैट्स मॉडल इवॉल्वेशन। तो अब मॉडल इवॉल्वेशन को अच्छे से पढ़ेंगे। जब हम अपना मॉडल ट्रेन कर लेते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस इवॉल्वेट करना काफी जरूरी होता है। इसके लिए हम अलग अलग मैट्रिक्स यूज करते हैं जो मॉडल की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को काफी ज्यादा अच्छे से मेजर करने में हमारी हेल्प करता है। क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स हमारे पास होते हैं, जैसे एक्यूरेसी है, प्रिसीजन है, रिकॉल है, F1 स्कोर है, ROC AUC है, राइट। वी हैव रेग्रेशन मैट्रिक्स ओवर देयर, MAE, वी हैव मीन एब्सोल्यूट एरर, वी हैव RMSE, रून मीन स्क्वायर एरर, वी हैव R स्क्वायर्ड ओवर देयर। तो ये जो सारे मैट्रिक्स मेरे पास हैं, इनको हम यूज करते हैं ताकि हम सिंपली अपनी मॉडल की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को मेजर कर सकें। अगर राहुल ने एक टाइम प्रिडिक्शन मॉडल बनाया, उसको इवॉल्वेट कर रहा है, तो वो RMSE, रूट मीन स्क्वायर एरर को यूज करेगा ताकि ये जान सके कि मॉडल की प्रिडिक्शंस एक्चुअल डिलीवरी टाइम से कितनी दूर है। तो उस केस में मेरे पास मॉडल इवॉल्यूशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज रियल एग्जांपल, आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये सारी चीजें हम रियल लाइफ में कहां पे यूज कर सकते हैं, राइट। अब मॉडल तो इवॉल्वेट हो गया, अब इसमें मेरे पास है मॉडल ट्यूनिंग। मॉडल ट्यूनिंग का मतलब पहले समझते हैं। मॉडल ट्यूनिंग का मतलब काफी सिंपल है। मॉडल ट्यूनिंग का मतलब है कि आपने मॉडल के पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइज करना है ताकि उसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सके। ये वो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग टेक्निक्स को यूज करता है, जैसे ग्रिड सर्च है मेरे पास है रैंडम सर्च। तो ये था एक कंप्लीट सिंपल ओवरव्यू अबाउट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, मशीन लर्निंग इवॉल्यूशन, मशीन लर्निंग मॉडल ट्यूनिंग। इन सब को समझकर आप अपने डेटा को इफेक्टिवली एनालाइज कर सकते हो और एक्यूरेट प्रिडिक्शंस के लिए अपने मॉडल को बना सकते हो। एंड डेफिनेटली ऑन दीज टू modules, data pre-processing, data visualization and your machine learning algorithms, again 3 months। तो पहले 3 मंथ है मैथमेटिक्स के लिए, फिर 3 मंथ है, 2 से 3 मंथ है प्रोग्रामिंग SQL, नो SQL के लिए, जिसमें पाइथन का सारा आएगा और उसकी लाइब्रेरीज आएंगी। उसके बाद 3 मंथ है डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा विजुअलाइजेशन एंड उसके बाद मेरे पास मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को सीखने के लिए, ठीक है ना। अब चलते हैं मेरे पास तीसरे ब्रांच की तरफ, और तीसरा ब्रांच जो मेरे पास है दैट्स एडवांस्ड टॉपिक्स एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। अगर आपने इतना भी पढ़ा, आई वुड से यू आर यू हैव दोज स्किल्स जो एक डेटा साइंटिस्ट में होनी चाहिए, अगर आपने इतना भी पढ़ा। लेकिन जब आप एडवांस टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हो ना, तो इसका मतलब है आपका जो इंटरेस्ट है वो डेटा साइंस में काफी बढ़ चुका है। तो इससे आपका जो डेटा साइंस के रिलेटेड एक पर्सपेक्टिव वो काफी ज्यादा वाइड हो सकता है। तो इसीलिए मेरे पास है एडवांस टॉपिक्स, जिसमें हम
डीप लर्निंग पे, जो काफी ज्यादा एडवांस लेवल का कंसेप्ट है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में पावरफुल सॉल्यूशंस देने में मदद करती है, जैसे इमेज रिकग्निशन है, टेक्स्ट एनालिसिस है और टाइम सीरीज प्रिडिक्शन है। तो इसके लिए मेरे पास जो एडवांस टॉपिक्स है वो डीप लर्निंग है। तो डीप लर्निंग फंडामेंटल्स को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। डीप लर्निंग को समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, लेकिन सिंपल शब्दों में, सिंपल भाषा में अगर मैं इसको बताऊं, ये एक ऐसा मेथड है जो डेटा को प्रोसेस करने के लिए न्यूरल नेटवर्क्स को यूज करता है, जो बिल्कुल हमारे ब्रेन की तरह काम करता है। अब इसमें मेरे पास है डिफरेंट चीजें जो हमें पढ़नी चाहिए। नंबर 1 इज ANN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। तो सबसे पहले बात जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स ANN की है, ये एक कलेक्शन है न्यूरॉन्स का, जो एक परसेप्ट्रॉन आर्किटेक्चर के बेस पे बना होता है। जब आप डेटा को इनपुट करते हो, ये न्यूरॉन्स एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से गुजरते हैं, डिफरेंट लेयर से गुजरते हैं और प्रिडिक्शन आउटपुट निकालते हैं। जो प्रिडिक्शन हमारे पास जो आउटपुट है उसको निकालते हैं। दूसरा जो आप इसमें पढ़ोगे दैट CNN, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स ये स्पेसिफिकली इमेज बेस्ड डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूज होता है। जैसे फोटो में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, CNN हम यूज करेंगे उसको डिटेक्ट करने के लिए। लेट्स सपोज राहुल है स्विगी में, रेस्टोरेंट के मेन्यू आइटम्स की इमेज को एनालाइज कर रहा है राहुल। तो CNN इमेज का एक फीचर को आइडेंटिफाई करके बता सकता है कि ये किस फूड आइटम की इमेज है, ये बिरयानी है, ये पिज्जा है या एटसेट्रा जो भी है। तो ये मेरे पास है दूसरा ANN CNN, या फिर डीप लर्निंग में अच्छे से पढ़ोगे। उसके बाद मेरे पास आता है RNN, विच इज रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स, एंड सिंपली LSTMS, विच इज लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। अगर आपके पास सीक्वेंशियल डेटा, टाइम सीरीज या फिर टेक्स्ट के साथ काम करना हो, तो RNN एंड LSTMS का यूज होता है। ये सीक्वेंशियल डेटा को समझने के लिए काफी ज्यादा परफेक्ट है, तो उसके लिए आप इस चीज को पढ़ोगे। अगर आपको उस चीज के साथ डील नहीं करना तो यू कैन इग्नोर इट, राइट। अब जब आपने डीप लर्निंग के काफी सारे फंडामेंटल्स को समझा, इसमें इंटरनली इससे काफी ज्यादा कंसेप्ट्स है, मैं आपको ऊपर से बता रहा हूं। उसके बाद आप इसी डीप लर्निंग के फ्रेमवर्क्स को समझोगे। अगर आपने डीप लर्निंग कंसेप्ट को पढ़ा, अब जब डीप लर्निंग को इंप्लीमेंट करना होता है तो कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जो आपको यूज करने, वो जो काफी पॉपुलर है और एफिशिएंट भी हैं, जैसे टेंसरफ्लो है, केरास है, पाइटॉर्च है, और इनका यूज करके आपने अपने मॉडल्स को ट्रेन कर सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो और उसके बाद डिप्लॉय भी कर सकते हो। जो मेरा सबसे पहला टूल है दैट्स टेंसरफ्लो, जो एक पावरफुल ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो लार्ज स्केल मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए यूज होता है। मैंने दूसरा जो टूल बताया था आई गेस केरास एक हाई लेवल API है जो टेंसरफ्लो के ऊपर ही काम करता है। ये थोड़ा सा फास्ट है और इजी प्रोटोटाइपिंग के लिए यूज होता है। तीसरा जो मैंने बताया था पाइटॉर्च एक और डीप लर्निंग फ्रेमवर्क है जो रिसर्च और रैपिड प्रोटोटाइपिंग के लिए बेस्ट है। ये डायनेमिक कंप्यूटेशन ग्राफ्स यूज करता है जो एक मॉडल्स को ट्रेन करते वक्त फ्लेक्सिबिलिटी काफी ज्यादा प्रोवाइड करता है। तो डीप लर्निंग को अच्छे से पढ़ना है एडवांस टॉपिक्स में, जब हम इस एडवांस डेटा साइंस के बारे में बात करते हैं। डीप लर्निंग की काफी ज्यादा रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है, जैसे आजकल ये हर जगह यूज हो रहा है, तो इसलिए आपको पढ़ना चाहिए। हेल्थ केयर में, फाइनेंस में, ई-कॉमर्स में, इन जैसे इंडस्ट्रीज में, ऑनलाइन जो कंपनीज है, स्विगी है, वो यूज करते हैं। तो ये टेक्नोलॉजीज काफी ज्यादा यूज होती है, इससे हमारा जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। तो जब आप किसी कंपनी में जाते हो एज अ डेटा साइंटिस्ट, तो ऑफकोर्स वो कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि आपको डीप लर्निंग अच्छे से आनी चाहिए। अगर अच्छे से भी नहीं आएगी, बट एटलीस्ट यू शुड हैव अ वेरी गुड आइडिया अबाउट हाउ थिंग्स वर्क इन डीप लर्निंग। ओके, डीप लर्निंग के बारे में बात करते हैं ना, कभी कभी हमारे पास डेटा का जो वॉल्यूम है वो बहुत ही बड़ा हो सकता है। तब उस केस में मेरे पास, आप याद रखोगे, ट्रेडिशनल टूल्स स्लो पड़ जाते हैं। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे बता रहा हूं, ये मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, तो एक्स्ट्रा पॉइंट है। जब हम डेटा के साथ डील करते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास डेटा का वॉल्यूम काफी बढ़ जाता है, काफी बड़ा होता है, तो उस केस में जो मेरे पास ट्रेडिशनल टूल्स हैं वो स्लो पड़ जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमारे पास एक कंसेप्ट आता है, एक अलग कैटेगरी आती है जिसको हम कहते हैं बिग डेटा टूल्स, बिग डेटा एनालिटिक्स। तो उसी टूल्स को यूज करते हैं जो लार्ज स्केल डेटा को इफिशिएंटली प्रोसेस करते हैं। अपाची स्पार्क, जो मुझे एक टूल याद है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रेमवर्क है जो आपको डेटा को रेम में प्रोसेस करके फास्ट रिजल्ट देता है।
अगर आपको मैसिव डेटा हैंडल करना है तो उस केस में है अपाची हडूप, उसका यूज होता है जो डेटा को मल्टीपल सर्वर्स पे डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर आपको क्लाउड में काम करना है तो उस केस में है डेटाब्रिक्स, जो एक मैनेज्ड सर्विस है जो स्पार्क को इफिशिएंटली रन करने में आपकी हेल्प करता है। तो ये था एक क्विक ओवरव्यू डीप लर्निंग, जो एक कंसेप्ट है, एडवांस्ड कंसेप्ट्स हैं। आपको ये टूल्स और एल्गोरिथम्स के थ्रू पावरफुल मॉडल्स बिल्ड करने की एक एबिलिटी मिलेगी जो रियल वर्ल्ड चैलेंज को इफिशिएंटली सॉल्व कर सकता है। इसके बाद मेरे पास है जो दूसरा मैंने इस एडवांस टॉपिक्स में रखा है, दूसरी कैटेगरी, दैट्स एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। देखो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है वो एक बहुत ही एक्साइटिंग फील्ड है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एलपी, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीन्स को, कंप्यूटर्स को, जो हमारी मशीन्स है उनको ह्यूमन लैंग्वेज समझाने और प्रोसेस करने की एबिलिटी देती है। और एनएलपी काफी बड़ा चैलेंज था इन दी पास्ट टाइम। अब तो ये काफी इजी हो गया है। एनएलपी का यूज हम टेक्स्ट डेटा को एनालाइज करने के लिए करते हैं। जैसे अगर मे बी आपको लेट्स से ट्विटर पे लोगों को सेंटिमेंट समझने, ट्विटर जो है उस पे लोगों के सेंटिमेंट्स को समझने, तो उस केस में ये है। या फिर आपको किसी डॉक्यूमेंट से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है तो एनएलपी का यूज होता है। अब इस एनएलपी में डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं जिसका आइडिया आपको डेफिनेटली होना चाहिए। नंबर 1 इज टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग। सबसे पहला आता है टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग। जब आप टेक्स्ट डेटा को मशीन लर्निंग मॉडल में डालते हो उससे पहले कुछ क्लीनिंग करनी पड़ती है ना। ये प्री प्रोसेसिंग आपके रॉ टेक्स्ट को यूजेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। तो ये है टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग। उसके बाद दूसरा जो आपको पता होना चाहिए रिलेटेड टू एनएलपी, इट्स टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन का मतलब काफी सिंपल है कि टेक्स्ट को स्मॉल पार्ट्स, जिनको हम टोकन्स कहते हैं, उन्हीं में तोड़ना, उन्हीं में डिवाइड करना। जैसे वर्ड्स हो या फ्रेजेस हो, ये स्टेप टेक्स्ट को समझने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जो राहुल है उसको स्विगी के रिव्यूज को एनालाइज करना हो तो वो हर रिव्यू के वर्ड्स को टोकन्स में तोड़ देगा। जैसे मे बी फूड 1 टोकन, डिलीवरी अनदर, लेट अनदर, ताकि मॉडल को ये वर्ड समझ में आए और जब भी वो आगे ये वर्ड्स देखे उसको ऑटोमेटिकली पता चलेगी कि प्रेडिक्शन क्या है, राइट। इसके बाद मेरे पास है जो तीसरा कंसेप्ट एनएलपी में आपको पता होनी चाहिए, दैट्स स्टेमिंग एंड लैमिटाइजेशन। स्टेमिंग एंड लैमिटाइजेशन दोनों ही टेक्स्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। जहां आप वर्ड्स के रूट फॉर्म को निकालते हो, स्टेमिंग जो स्टेमिंग है वो सिंपली एक बेसिक कटिंग करने वाला प्रोसेस है, जबकि लैमिटाइजेशन ग्रामेटिकल रूल्स फॉलो करके वर्ड्स को कटिंग करने का प्रोसेस है, वर्ड्स को रूट फॉर्म में लाता है। तो यह स्टेमिंग एंड लैमिटाइजेशन है ना। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास है राहुल, ये स्विगी में काम करता है, ये देखना चाहता है कि डिलीवर्ड कॉमा डिलीवरी और डिलीवरिंग का मीनिंग सेम है या नहीं। तो वो लैमिटाइजेशन यूज करेगा ताकि ये वर्ड्स एक ही रूट फॉर्म डिलीवर में कन्वर्ट हो जाए। आप समझ रहे हो? आई होप दैट मेक्स सेंस। इसके बाद मैंने यहां पे जो दूसरा कंसेप्ट है, ये सारी कंसेप्ट है टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग के, जिसमें हमारे पास टोकनाइजेशन है, स्टेमिंग, लैमिटाइजेशन है, और उसके बाद एनएलपी में जो दूसरा प्रोसेस आपको आना चाहिए, दैट्स वेक्टराइजेशन। देखो, टेक्स्ट को मशीन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। ये काम हम वेक्टराइजेशन के थ्रू करते हैं। जब हम टेक्स्ट को नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, ये मशीन लर्निंग मॉडल्स के लिए इस टेक्स्ट को समझाना काफी इजी बनाता है। इसमें हमारे पास है, जैसे आप देख पा रहे हो, TF-IDF, विच इज टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये एक टेक्निक है जो चेक करती है कि वर्ड की इंपॉर्टेंस किस डॉक्यूमेंट में कितनी है। जब किसी वर्ड की फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो उस डॉक्यूमेंट के बाकी वर्ड्स को ज्यादा यूनिक, बाकी वर्ड्स को से ज्यादा यूनिक होता है, तो उसकी वेटेज भी हाई होती है ना। एग्जांपल है मेरे पास, राहुल को सिंपली कस्टमर के रिव्यूज में लेट डिलीवरी का पैटर्न समझाना है, तो वो TF-IDF हेल्प उसमें यूज करेगा ताकि मैं समझ पाऊं कि लेट वर्ड का वेटेज कितना है उन रिव्यूज में, है ना। उसके बाद मेरे पास इसमें काफी अलग टेक्निक्स हैं, लाइक BERT है देयर, वी हैव वर्ड वेक ओवर देयर, वी हैव डिफरेंट थिंग्स। अब एनएलपी की एप्लीकेशंस क्या है? एनएलपी की एप्लीकेशन सिंपल है कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। सेंटिमेंट एनालिसिस है, मेरे पास एंटिटी रिकग्निशन है, जिसका मतलब है कि आप टेक्स्ट में से इंपॉर्टेंट एंटिटीज को आइडेंटिफाई करते हो, जैसे नेम्स हैं, प्लेसेस हैं, डेट्स हैं, एटसेट्रा। तो ये काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको हम यूज करते हैं, जो एनएलपी की एप्लीकेशन है। एक और एप्लीकेशन है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, है ना। तो ये आपको एक कंप्लीट आइडिया होना चाहिए कि एनएलपी की क्या क्या प्रोसेस है और इनको हम किस तरीके से देख पाते हैं।
देखो, अगर आपने इतना पढ़ा ना, इसका मतलब आप एक डेटा साइंटिस्ट ऑलमोस्ट बन चुके हैं। अब बात करते हैं मॉडल डिप्लॉयमेंट और क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। देखो, मशीन लर्निंग मॉडल बनाने के बाद उसको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करना बहुत जरूरी होता है। यह आपके मॉडल्स को रियल वर्ल्ड डेटा के साथ इंटरेक्ट करने का चांस देता है, ताकि जो आपके मॉडल्स हैं उसका जो रियल टाइम परफॉर्मेंस है, ताकि हम वो देख सकें। सबसे पहले बात करते हैं इसमें डिप्लॉयमेंट की। देखो, मॉडल डिप्लॉय करने के लिए आपको एपीआई क्रिएट करनी पड़ती है, और उसके लिए हमारे पास जो है वो हम एपीआईज फ्लास्क, उसके लिए फास्ट एपीआईज, उसके लिए डिजेंगो का यूज करके बना सकते हैं। तो इन फ्रेमवर्क से आप अपने मॉडल्स को इजीली एक्सपोज कर सकते हैं, ताकि जो दूसरी एप्लीकेशन और जो दूसरे यूजर्स हैं वो उस मॉडल से इंटरेक्ट कर सकें, है ना। मैंने, हो सकता है राहुल ने यहाँ पे एक सिंपल व्हाट इज कॉल्ड डिलीवरी टाइम प्रिडिक्शन मॉडल बनाया है, तो वो आप उसको फ्लास्क या फास्ट एपीआई यूज करके एपीआई बना सकते हैं, जहां पे अब कस्टमर्स अपने ऑर्डर डिटेल्स डालकर मॉडल की प्रिडिक्टेड डिलीवरी टाइम ले सकते हैं। तो उस केस में मुझे इसको डिप्लॉय करना ही पड़ेगा, एंड फॉर दैट फ्लास्क, फास्ट एपीआई और डिजेंगो का हम यूज कर सकते हैं। अब इसी में मैंने दूसरा जो रखा है, दैट इज डेवऑप्स एंड CI/CD। व्हाट डज दैट मीन? देखो, CI/CD का मतलब सिंपल है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। इसका जो मेन पर्पस है वो है ऑटोमेशन, जिसमें आप अपने मॉडल्स और कोड को सीमलेस तरीके से प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करते हैं। तो ये है मेरे पास CI/CD, विच इज नथिंग बट कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। इसके बाद हर किसी एक डेटा साइंटिस्ट को गिट बेसिक्स आना चाहिए, गिट टूल आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स आपको पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो आपका वर्जन कंट्रोल करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा, ताकि आप अपने कोड को, आप अपने प्रोजेक्ट को, आप अपने जो आइडियाज हैं उनको मैनेज कर पाओ, ताकि आप उसको शेयर कर पाओ और अलग अलग डेवलपर्स के साथ कोलैबोरेट कर सको। सो डेफिनेटली दिस इज अ मैंडेटरी टूल, हर किसी डेटा साइंटिस्ट को आना चाहिए। आप चाहो तो इसको प्रोग्रामिंग वाले सेक्शन में भी रख सकते हो, आप गिट को प्रोग्रामिंग वाले सेक्शन एसक्यूएल से पहले सीख सकते हो, या प्रोग्रामिंग पाइथन से भी पहले सीख सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें आप चाहो तो डॉकर भी सीख सकते हो। डॉकर क्या करता है? डॉकर कंटेनर्स का यूज होता है आपके मॉडल और एप्लीकेशन को आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में रन करने के लिए। तो उसके लिए डॉकर, ये कंटेनर्स वी कैन से आपके डिप्लॉयमेंट प्रोसेस को सिंप्लीफाई करता है और आपके मॉडल को इजीली डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे रन करने के लिए ऑप्शन देता है, राइट। एंड CI/CD workflows, as we already discussed, it is simply continuous integration, continuous deployment। तो वर्कफ्लोज आपको ऑटोमेट करने में काफी मदद करते हैं, जिसमें आप अपने मॉडल के अपडेट्स को ऑटोमेटिकली टेस्ट और डिप्लॉय कर सकते हैं। ये प्रोसेस काफी फास्ट है, एरर फ्री बनाता है, जिससे आपका जो डेवलपमेंट है वो उसका टाइम काफी रिड्यूस होता है ना। उसके बाद डिप्लॉयमेंट के बाद हमारा जो दूसरा पार्ट इसमें मैंने रखा है वो है क्लाउड सर्विसेज। तो आप क्लाउड प्लेटफॉर्म्स की मदद से अपने मॉडल को स्केल कर सकते हो, उसका जो हाई अवेलेबिलिटी एनवायरनमेंट है उनमें डिप्लॉय कर सकते हो। कुछ क्लाउड प्लेटफॉर्म्स आपको आने चाहिए। Heroku इज वन, AWS इज वन। कम ऑन, AWS बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक डेटा साइंटिस्ट के लिए। GCP is one, Google Cloud Platform is one, we have Azure, Microsoft का Azure भी एक काफी स्ट्रॉन्ग क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो आपको डेफिनेटली आना चाहिए, एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से ये चलती है। तो ये था मॉडल डिप्लॉयमेंट और क्लाउड प्लेटफॉर्म के क्विक ओवरव्यू। इन टूल्स और सर्विसेज को समझकर आप अपने मॉडल्स को इफेक्टिवली डिप्लॉय कर सकते हो और उन्हें स्केल भी कर सकते हो, ताकि वो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में यूजफुल हो। तो दोस्तों, यहां पे ये था हमारा डेटा साइंस का रोड मैप 2025 के लिए। ऑफ कोर्स पहला 3 मंथ आप मैथमेटिक्स पे दो, दूसरा 3 मंथ प्रोग्रामिंग के लिए दो, एसक्यूएल गिट इंक्लूडेड। फिर जो 3 मंथ है वो आप दे दो मशीन लर्निंग के लिए। उसके बाद जो लास्ट 3 मंथ है वहां पे आप सिंपली एडवांस कंसेप्ट्स डिप्लॉयमेंट पे फोकस करो। तो पूरा 1 साल का ये रोड मैप है। I know I have seen videos on YouTube, become a data scientist in 3 months. I don't think that is practical. तो प्रैक्टिकली सोचो, 1 साल एटलीस्ट रखो। अगर आप कॉलेज में हो तो उससे ज्यादा भी रख सकते हो। प्रॉपरली एक प्रॉपर रोड मैप बनाओ अपने हिसाब से भी, और इस रोड मैप को फॉलो करके एक प्रॉपर प्लान बनाओ और उसी के हिसाब से एक डेटा साइंटिस्ट बनाओ। तो आई होप कि आपको हर एक कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि ये क्यों जरूरी है। लेकिन याद रखना, सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना और हो गया, नहीं। सबसे जरूरी चीज यह है कि आप उन्हीं कंसेप्ट्स को, जो भी आप पढ़ रहे हो, उनको इंप्लीमेंट करें।
आपने मैथमेटिक्स सीखा, उनको रियल प्रॉब्लम्स पे इंप्लीमेंट करो। आपने प्रोग्रामिंग सीखी, उनको रियल प्रोजेक्ट्स पे इंप्लीमेंट करो। आपने डेटा क्लीनिंग, डेटा विजुअलाइजेशन की, उन पे प्रोजेक्ट्स बनाओ, राइट। मशीन लर्निंग एक मॉडल बनाओ। तो सिंपली आपको यहां पे समझना है, सबसे जरूरी ये चीज है कि आप इंप्लीमेंट करें, प्रोजेक्ट्स बनाए, जो अपनी स्किल्स हैं उनको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पे टेस्ट करें, ठीक है ना। हर टॉपिक पे के बाद आपको अपने प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए। जैसे आप मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाएं, डेटा प्री प्रोसेसिंग करें, या फिर एनएलपी को एक्सप्लोर करें, जो सीखा है उसको प्रैक्टिस में लाएं। आप जितना ज्यादा प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उतना ही आपकी अंडरस्टैंडिंग गहरी होगी और आप रियल वर्ल्ड चैलेंज को इफिशिएंटली हैंडल कर पाओगे। तो आप बस जो सीखा है उसे अप्लाई करो और अपने प्रोजेक्ट्स के थ्रू सीखने का प्रोसेस एंजॉय करो। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई गाइडेंस चाहिए तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो डेफिनेटली शेयर करें, फीडबैक कमेंट सेक्शन में डालें। बेस्ट ऑफ लक आपकी डेटा साइंस की जर्नी के लिए। तो शुरू हो जाओ और अपना रोड मैप फॉलो करो। थैंक यू सो मच। माय नेम इज अजफर रशीद। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। थैंक यू।